नेक्स्ट है देखो, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट, ये प्रोवाइड फॉर द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस ऑन वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज एंड लोकल अथॉरिटीज। सेस मतलब समझ में आता है सबको? नहीं आता है तो सुन लो। सेस मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। कोई टैक्स गवर्नमेंट अगर लगाता है तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाएगा, ठीक है। सेस उसको बोला जाएगा, टैक्स ऑन टैक्स। तो स्वच्छ भारत टैक्स सुना है कोई? अगर सुना होगा तो बढ़िया। स्वच्छ भारत टैक्स इसलिए लगाया गया था कि वो टैक्स से जो कलेक्शन होगा वो स्वच्छ भारत में ही यूज़ होगा सिर्फ। स्वच्छ भारत मतलब समझ में आता है ना, वो क्लीन वगैरह करना, बाथरूम वगैरह बनाना, टॉयलेट बनाना, वो सब जो प्रोग्राम चल रहा था ना गवर्नमेंट का, अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा वो टैक्स। उसको स्वच्छ भारत सेस बोला जाता था। यहाँ पर देखो, ये वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस ये भी लगाया गया था इसीलिए कि जो सेस कलेक्ट किया जाएगा या जो फीस कलेक्ट किया जाएगा वो वाटर को जो पॉल्यूट हो चुका है उसको सुधारने के वे में लगाया जाएगा, उसको कैसे करके और ज़्यादा अच्छे से बना सके उसी लिए लगाया जाएगा, उसी के लिए खर्चा किया जाएगा। वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज एंड लोकल अथॉरिटीज़ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। 1978 में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस रूल, दिस ले डाउन द स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड इंडिकेट द काइंड ऑफ एंड लोकेशन ऑफ मीटर्स दैट एवरी कंज्यूमर ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एफिक्स। सिमिलर है कि 1978 में और एक मतलब सेस रूल लाया गया था कि जिसमें स्टैंडर्ड वाटर का स्टैंडर्ड समझ में आता है ना, कि हाँ ये पीने लायक पानी है, ये पीने लायक नहीं पानी है। तो वो जो स्टैंडर्ड था ना उसका उसको डिफाइन करके रखना कि हाँ वाटर का स्टैंडर्ड क्या है। इंडिकेट द काइंड एंड लोकेशन ऑफ मीटर दैट एवरी कंज्यूमर ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एफिक्स। ओके, कि मतलब कौन कौन उसको कैसे करके मतलब यूज़ उसको करना है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो सब उसमें मेंशन करके रखना, ठीक है। 1991 में द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंगली कि आपको अगर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क करना है या कोई भी एक्टिविटी करना है कोस्टल जोन में जा कर के, तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट अलाउ करेगा तब जा कर के आप कोस्टल एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी या कोई दूसरा एक्टिविटी वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। अगर ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आप बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा रहे हो, तो उसके जो आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर लाइफ है, जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, वो सब इफेक्टेड होता है, मर जाते हैं वहाँ। तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, देन जा करके आप वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। देखो लास्ट है अपना लॉस फॉर सिक्योरिंग द प्योरिटी ऑफ एयर। वाटर देख लिए, फॉरेस्ट देख लिए, जनरल देख लिए, लास्ट है एयर। 1948 में द फैक्ट्रीज एक्ट एंड अमेंडमेंट in 1987, okay, it was the first law to express the concern for working environment of the worker। नाम से ही पता चल रहा है फैक्ट्रीज एक्ट था, तो इसमें ये लिखा गया था कि जो वर्कर्स काम करते हैं ना फैक्ट्रीज में, वो कैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उनका हेल्थ कैसा करके रह रहा है, अच्छे से रह रहा है कि नहीं, वो कोई हाजार्डस का एरिया में काम कर रहे हैं या कोई हाजार्डस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वो लिखा गया था इसमें कि नहीं उनका भी मतलब लाइफ है यार, उनको भी अच्छे से मतलब ज़िंदगी जीने का हक है, उनको भी अच्छे से रहना चाहिए। सपोज़ एक केमिकल इंडस्ट्री है, तो वहाँ के जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका तो लाइफ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉइजनस गैस वगैरह निकलता होगा, ठीक है। तो ये लॉ उसीलिए बनाया गया था कि उनका हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, अच्छे से वहाँ पे फ़िल्टर वगैरह लगाना चाहिए, अच्छे से वहाँ पे सेफ्टी का जो इक्विपमेंट होता है वो सब अच्छे से रखना चाहिए। सुने हो ना कभी कहीं पे गैस लीक हो जाता है, अभी जो क्या नाम है वो जगह का, साउथ में कहीं पे हो गया था ना, है ना, वो एलजी का जो हुआ था ना, तो वो सब कंडीशन नहीं हो बोल करके ये एक्ट बनाया गया था कि अच्छे वर्किंग कंडीशन में काम करें, अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करें वर्कर्स। नेक्स्ट है देखो 1981 में द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन करना है, कि एयर पोल्यूशन को नहीं होने देना चाहिए, कंट्रोल करना है प्लस प्रिवेंट भी करना है उसको। इट एंट्रस्ट द पावर ऑफ एनफोर्सिंग दिस एक्ट टू CPCB। पहले पढ़े हैं ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सेंटर को लेकर के था, पूरे सेंटर में मतलब रहेगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, और स्टेट को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCP ये अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए रहेगा। पढ़े हमने पहले, तो ये बनाया गया था, ठीक है। 1982 में और एक बनाया गया था द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल्स। दिस डिफाइन द प्रोसीजर ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स एंड पावर्स एंट्रस्टेड टू दैम। अब देखो ये बोर्ड सब जो बनाया गया था, इनका पावर्स को इसमें डिफाइन किया गया था कि क्या क्या पावर इनको दिया जा रहा है और ये बोर्ड्स कब मिल करके मीटिंग वगैरह करेंगे।
नेक्स्ट 1982 में एटॉमिक एनर्जी 1982 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनाया गया था। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ओके, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, एटॉमिक पावर प्लांट है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे भी तो वेस्ट निकलता होगा ना, तो वो ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी। ठीक है, तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिव वेस्ट्स। 1987 में द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इट एम्पावर्स द सेंट्रल and state pollution control boards to meet with the grave emergencies of air pollution। ठीक है, वही सेम है एयर पोल्यूशन में, मतलब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, दो पोल्यूशन बोर्ड याद रखना हमेशा। ओके, सेंट्रल जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है, स्टेट जो अपने अपने स्टेट सब में काम करते हैं, ये दो रहते हैं। तो ये दो को जो पावर दिया गया था एयर पोल्यूशन को लेकर के, वो कैसे करके यूज़ कर रहे हो या कैसे करके उनको मतलब चेक करना है एयर पोल्यूशन, वही सब 87 में लिखा गया था। 1988 में द मोटर व्हीकल एक्ट, it states that all hazardous waste is to be properly packaged, labeled and transported। इसके अकॉर्डिंगली जितना भी हाजार्डस वेस्ट निकलता है, कोई इंडस्ट्री से निकले, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से निकले या कोई केमिकल इंडस्ट्री से निकले, उसको प्रॉपर्ली पैकेज करना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर्ली लिखना चाहिए कि ये हाजार्डस वेस्ट है, और उसको अच्छे से सेफली ट्रांसपोर्ट करना चाहिए डंप करने के लिए, जहाँ पे भी उसको और डिस्पोज करना है हम लोग को। ठीक है, केयरफुली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाजार्डस होता है ना वो, केमिकल से कोई केमिकल प्लांट से कुछ निकला हुआ या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कुछ निकला हुआ। ठीक है, ऑल दिस लॉज आर इक्वली यूज़फुल एंड नेसेसरी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जितने भी अभी तक लॉस पढ़े हैं हम लोग, इधर वो फॉरेस्ट, वाटर, एयर और जनरल जी जितने भी पढ़े हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अपने लेवल पे। ठीक है, क्यों? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, सिंपल सा यही जो पढ़ रहे हैं हम लोग उतना देर से। इनफैक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट इन इंडिया नाउ रेस्ट बोथ ऑन सॉलिड लीगल फाउंडेशन। ये सब पढ़ेंगे, इतना सारा लीगल फाउंडेशन बनने के बाद भी सोचो एनवायरमेंट का कंडीशन ये है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में लॉ नहीं है, इंडिया में तो लॉज है, बहुत सारे लॉज है, इतना लॉज है कि आप लोग याद रखने में हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, इतना सारा प्रॉब्लम फिर भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हम लोग को? पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए और ख़ुद को कमिट करना चाहिए कि नहीं, हम लोग को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए लड़ना है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं फैलाना है। ओके, the national realization in favor of the need for environmental protection, the promotion through sustainable development। याद रखना, फाइनली गोल यही है, क्या अचीव करना है हम लोग को? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। कैसे करके अचीव करना है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करके और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं करके। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ए क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। यूज़ क्या करना चाहिए हम लोग को? जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, उसके जगह में एज ए सब्सटीट्यूट और एज एन अल्टरनेट वी शुड यूज़ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी and development, so we have eco-friendly technology and ways of life। ये सब यूज़ करना चाहिए, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, ग्रीन एनर्जी यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम पॉल्यूशन होता है, कम कार्बन एमिशन होता है। ठीक है, थैंक यू।